हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का करियर कोचिंग सेंटर में। और आज के सेशन में बेटा हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के टॉपिक की। इसका नाम है क्या बेटा? डेप्रिसिएशन। अब एक्चुअल में जब हम बेटा बात करते हैं किसकी? डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन है क्या? हम डेप्रिसिएशन जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इस डेप्रिसिएशन के बारे में बेटा हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा मूल्य का ह्रास। क्या होता है बेटा? मूल्य का ह्रास। मूल्य का ह्रास मतलब सर क्या हुआ? यानी कि सर रिडक्शन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अब ये जो असेट्स हैं, ये असेट्स भी कौन सी है बेटा हमारे पास? सर ये असेट्स है हमारे पास फिक्स असेट्स। कौन सी असेट्स होती है बेटा? ये फिक्स असेट्स होती है। और यहाँ तक हमें पता होगा कि फिक्स असेट्स हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। लेकिन असेट्स में देखा गया है तो हम बात करते हैं, एक हमारे पास असेट्स होती है बेटा लैंड, जिसको आप क्या बोलते हैं? फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड में आप देखते हैं इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है, यानी कि वैल्यू क्या होती है? रेज्ड होती है। तो अगर हम फ्री होल्ड लैंड की बात छोड़ दें तो इसके अलावा जितने भी हमारे पास असेट्स हैं बेटा, उनकी कोई एस्टिमेटेड लाइफ होती है, यानी कि एक अनुमानित। हमने क्या बोला कि इस पे हमें एक अनुमानित क्या होगा? उसका जीवन काल होगा या उसकी लाइफ होगी। और उस लाइफ पर हम लोग क्या चार्ज करते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं बेटे? डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बेटा? चार्ज करते हैं। अब बात आती है सर कि जो हम असेट्स पे लगा रहे हैं, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं क्या? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स असेट्स। यानी कि बेटा जो हमारे पास स्थिर, ठीक है, स्थिर असेट्स हैं, यानी कि जो हमारी संपत्तियां हैं, उनका कंजम्पशन कर रहा है कौन? डेप्रिसिएशन। और सर जो डेप्रिसिएशन है वो हम लगा रहे हैं किस पे? फिक्स असेट्स पे। यानी कि सर जैसे जैसे उसकी लाइफ आगे की ओर बढ़ेगी, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? घटती चली जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, नॉर्मल हम वुड की बात करते हैं, लकड़ी की, तो लकड़ी में एक होता है क्या? दिमाग लग जाता है। वो धीरे धीरे उस लकड़ी को क्या करता है बेटा? खत्म कर देता है। उसी तरीके से डेप्रिसिएशन आपकी असेट्स की वैल्यू को कम कर देता है। अब रीजन ये है कि भाई डेप्रिसिएशन किस कारण से लग सकता है। अब देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि आप अपने जो असेट्स बिजनेस में परचेज करी, और इस असेट्स को जो आपने खरीदा था वो किस लिए खरीदा था? बिजनेस के इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। किसके लिए बेटा? इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए खरीदा था, यानी कि आने वाले समय में ये हमें कुछ बेनिफिट्स देगी, ठीक है। अब वही उसकी वैल्यू को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डन है मेरी बात? तो अब यहाँ पर जब इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल एसेट्स टेंड टू रिड्यूस ग्रेजुअली ओवर अ टाइम ड्यू टू फैक्टर ऑफ जस्ट लाइक वियर एंड टियर, है ना? आपकी असेट्स का टूट फूट हो जाना, ठीक है। डेप्रिसिएशन को मैंने बताया कि हम किस नाम से जानते हैं बेटा? मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। और सर हम इसको किस नाम से जानते हैं? गिरावट के नाम से भी जानते हैं ना। अलग अलग वर्ड बेटा अलग अलग तरीके से क्या किए? यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है डेप्रिसिएशन अप्लाइड टू ऑल टेंजिबल एसेट जनरली फिक्स असेट्स हुज वैल्यू डिक्रीज विद टाइम। मतलब मैंने अभी बोला क्या कि जैसे हमारे पास फ्री होल्ड लैंड है, जो हमारी जमीन है, भूमि है, उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? समय के साथ डिक्रीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन हम उस पर चार्ज करते हैं। जैसे कि आपका बिल्डिंग, व्हीकल्स, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड शो ऑन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब समझ में आता है सर क्या? कि हमारी वैल्यूज का क्या हो जाना? डिक्रीज हो जाना, जो हमने असेट्स परचेज किए हैं। ओके। बिजनेस में असेट्स क्यों परचेज करते हैं भाई? बिजनेस में सर, बिजनेस में असेट्स परचेज करते हैं अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। अब बात आती है बेटा कि यहाँ पे टेंजिबल असेट्स की बात की गई है। इसके अलावा जैसे कि बेटा कुछ हमारे पास क्या है? इंटेंजिबल असेट्स हैं।
ठीक है, तो 3 वर्ड यहाँ पे आपको कुछ अलग नजर आएंगे, जैसे कि आपने बुक्स में देखोगे तो डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन और ऑब्सोलेसनेस। इसका मतलब क्या है सर कि आप देखते हैं बेटा कि हमारे पास डिप्लीशन होता है, और डिप्लीशन जैसे कि आपने माइंस का नाम सुना होगा, ठीक है, तो हमारे पास माइंस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वास्टिंग असेट्स कहते हैं उन्हें हम। तो एस्क्वायरल माइंस, ऑयल वेल्स, इनको बेटा हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इसलिए बेटा इसको बोला जाएगा डिप्लीशन। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए क्या वर्ड यूज किया गया आप लोगों ने, सर डिप्लीशन यूज किया गया, किसके जगह पे, डेप्रिसिएशन की जगह पे। तो यहाँ पे सर हो तो कमी रही है, लेकिन एप्रोप्रिएट जो वर्ड है यहाँ पे वो क्या है आपके लिए, डिप्लीशन है। इसके बाद बेटा बात करो अमोर्टाइजेशन। तो अमोर्टाइजेशन जो आप लगाते हैं, ये लगाते हैं बेटा इनटेंजिबल असेट्स पे। किस पे लगाते हैं बेटा हम लोग, इनटेंजिबल असेट्स पे। इसका मतलब क्या है सर कि सर जो हमारे पास असेट्स हैं, फिक्स असेट्स पे हमने उसको क्या नाम दे दिया, डेप्रिसिएशन। नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या नाम दे दिया बेटा, अमोर्टाइजेशन। और यहाँ पे हमने इंटेंजिबल असेट्स के केस में इसको क्या नाम दिया है, अमोर्टाइजेशन ऑफ असेट्स। ठीक है जी, क्लियर है बात। तो इंटेंजिबल असेट्स को अगर राइट ऑफ करोगे तो ये क्या लाएगा बेटा हमारे पास, अमोर्टाइजेशन। तो 3 चीज क्लियर हुई, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन और साथ में अमोर्टाइजेशन। इसके साथ साथ बेटा बात करें ऑब्सोलेसनेस की। सर ऑब्सोलेसनेस का मतलब क्या है बेटा, ऑब्सोलेसनेस का मतलब होता है कि किसी नई तकनीक के आने की वजह से फैशन में कोई चेंज आ गया, कोई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, उस केस में कोई नया इन्वेंशन हो जाए, तो इस केस में हम उसको ऑब्सोलेसनेस, यानी कि वैल्यू तो कम हो रही है लेकिन उसके घटने से या उसके गिरावट से या उसके यूज करने से या टूट फूट से नहीं हो रही, कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन आने की वजह से। आप देखते हैं जैसे कि बड़ा आज की डेट में ट्रेंड चलता है मोबाइल फोन्स का, ठीक है, मोबाइल फोन है हमारे पास, टीवी है हमारे पास, कंप्यूटर्स है, और आप देखते हैं डेली कोई ना कोई न्यू अपडेट्स आती हैं, डेली कोई ना कोई क्या होती है बेटा, नई अपडेट आ जाती है, और जिससे पुरानी वाली असेट्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, कम हो जाती है। कंपनी करती क्या है, थोड़े से चेंज लाके एक नया मोबाइल आपके सामने ला दिया, पुराने वाले मोबाइल की वैल्यू अपना आप क्या हो गई, कम हो गई। तो उसकी वैल्यू चाहे आपने 3 दिन पहले खरीदा था और जैसे नया फोन लॉन्च हुआ या नया कोई प्रोडक्ट आया मार्केट में, उसकी अपना वैल्यू कम हो गई, जबकि उसकी इतनी वैल्यू उसके यूज करने से नहीं होती। आई थिंक सो क्लियर है इतनी बात क्लियर है, चलिएगा। तो हमने 4 चीज सीखी यहाँ पे, डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, अमोर्टाइजेशन और साथ में ऑब्सोलेसनेस। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइएगा, ठीक। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, उसका निवारण किया जाएगा। ओके, तो आई थिंक सो यहाँ तक चीजें बेटा हमारे पास क्या होंगी, क्लियर होंगी, और ये एक थ्योरी बेसिस है हल्का सा। अब हम बात करते हैं कि सर डेप्रिसिएशन की क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं। तो कहते हैं बेटा इट इज ग्रेजुअली कॉन्टिन्यूअस फॉल्स बुक वैल्यू ऑफ असेट्स, यानी कि सर धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस चलते रहेगा और धीरे धीरे आपके असेट्स की वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा। डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग इज प्रोसेस एलोकेटिंग डेप्रिसिएबल कॉस्ट ऑन मशीनरी, ठीक है, और साथ में इट अराइज डायरेक्टली थ्रू द डेटोरेशन बिकॉज यूज एंड इनडायरेक्टली थ्रू द ऑब्सोलेसनेस। तो कैसे भी हो सकते हैं, उसके यूज करने से या फिर कोई तकनीक नहीं आने की वजह से। डेप्रिसिएशन इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ रिपेयर्स। भाई देखो रिपेयर अपनी जगह पे है और असेट्स की वैल्यू का फॉल्स होना अपनी जगह पे है, ठीक है भाई, आ रही बेटा बात समझ। तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के साथ साथ चलेगा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज नॉट एग्जैक्ट अमाउंट इज एस्टिमेट। देखो बेटा बिजनेस में जो हमारी असेट्स हैं उसकी लाइफ भी क्या है, एस्टिमेशन बेसिस पे चलती है। तो यहाँ पे जो हम वैल्यूज को चार्ज कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, एस्टिमेशंस पे कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन प्योरली इंटरनल ट्रांजैक्शन, यानी कि देखो बेटा जो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में लग रहा है वो कोई एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, आप बिजनेस में ही उसकी वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, यानी कि हम इसको इंटरनल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए आपने कोई कैश पे नहीं किया, यानी कि इसको आप क्या बोलते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसे,
नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं सर इसके लिए हमने कोई खर्चा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे लिए क्या है बेटा, ये एक प्रकार का खर्चा है, एक टाइप का क्या है बेटा, खर्चा है। इट रिलेट टू टेंजिबल फिक्स असेट्स ओनली, नॉट ऑन द करंट असेट्स। यानी कि सर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो फिक्स असेट्स पे लगता है, ना कि सर किस पे लगता है, हमारी करंट असेट्स पे। ठीक है, तो यहां तक बात आई थिंक सो बेटा क्लियर हुई होगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको, वियर एंड टियर फ्रॉम यूज, आपने उसको यूज किया। ठीक है, पैसेज ऑफ टाइम, इफ्लेक्स ऑफ टाइम, यानी कि समय बीतता है वैसे वैसे आपकी असेट्स की वैल्यू भी क्या होती है, कम होती है। अब आपने देखा होगा बहुत से लोगों के पास क्या होता है कि बोलते जी मेरा मोबाइल तो एकदम नया है, मैंने तो इसमें कोई एक स्क्रैच नहीं आने दिया, तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है, अरे भाई तेरे इसके यूज ना होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। साथ में ऑब्सोलेसनेस, सर कोई टेक्निक चेंज हुई, कोई इन्वेंशन आया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, अपडेट होगी टेक्नोलॉजी, तो वहां पर आपके असेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कोई बड़ा एक्सीडेंटल क्या अचानक से कोई टूट फूट हो जाती है, तो वहां पर भी आपकी असेट्स की वैल्यू क्या हो सकती है, कम हो सकती है। आपने देखा होगा कार हमने नई ली, एक्सीडेंट हो गया गलती से, तो वहां पर उसकी वैल्यू क्या क्या होगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो एक्सीडेंटल टाइप से भी हो सकती है। फिलहाल बेटा हम बात करें मेथड्स की, हम किसकी बात करें बेटा, यहाँ पे मेथड्स की बात करें, तो डेप्रिसिएशन हम किस तरीके से चार्ज करेंगे, जरा उसके बारे में सोचते हैं और समझते हैं। बेटा डेप्रिसिएशन के हमारे पास चार्ज करने के दो तरीके हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, आई थिंक सो सभी को दिख रहा होगा, चलेगा। और एक होता है बेटा हमारे पास क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है बेटा, दो तरीके से हम यहाँ पे अकाउंटिंग में मेथड्स को यूज करेंगे। दो तरीके से अकाउंटिंग के मेथड्स को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। एक होगा आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होगा मेरे पास क्या, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है बेटा, कि एक बार जो हमने असेट्स की वैल्यू का डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज किया, तो वही डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा क्या होगा, ईच एंड एवरी ईयर हम पे लगाते रहेंगे। साथ में अगर हम बात करें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम लोगों को क्या करना होगा, उसकी रिड्यूसिंग वैल्यू पे हमें क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। फिलहाल उससे पहले हम एक टॉपिक समझते हैं, और वो क्या, हम यहाँ समझते हैं बेटा कि सर हमारे पास क्या है, हमारे पास सर दो चीजें हैं। एक है हमारे पास असेट्स, और असेट्स में हमें पता करना है वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, या फिर बेटा इसको मैं बोल सकता हूं क्या, कॉस्ट ऑफ असेट्स। अब कॉस्ट ऑफ असेट्स निकालते समय बहुत ध्यान से कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से कुछ चीजों का बेटा आपको ध्यान रखना है। और वो चीजें क्या होंगी सर, देखो बेटा, अगर मैंने कोई असेट खरीदी और वो असेट्स मान लेते बेटा एक मशीनरी, क्या है बेटा, एक मशीनरी बेटा मैंने खरीदी, और इस मशीनरी को खरीदते टाइम मैंने 1 लाख रुपया जो पे किया, वो 1 लाख रुपए बेटा मैंने पे किया है किसके लिए, असेट्स के लिए। प्लस बेटा मैंने इस पे कुछ CGST कुछ SGST मैंने दिया होगा। लेट अस सपोज दैट बेटा यहाँ पर मैंने 5000 CGST और 5000 मैंने क्या दिया है, SGST दिया है, यानी कि बेटा मैंने यहाँ पे आपका GST पे आउट किया है। प्लस सर मैंने यहाँ पर कुछ इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिए हैं। क्या दिए बेटा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस दिए हैं, और वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस मेरे पास है बेटा 20,000 के। ठीक है, और सर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस के साथ साथ इस मशीन को मेरे घर तक लाने में कुछ खर्चा हुआ, जिसे मैं बोल रहा हूँ फ्रेट। ठीक है, मैंने इस पे एक भाड़ा दिया, फ्रेट दिया, और वो फ्रेट मेरा मान लो बेटा कितना था, 1500 रुपए का मेरे पास फ्रेट है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें इस असेट्स की कॉस्ट निकालनी है। लेकिन जब मैं इस असेट्स की कॉस्ट निकालता हूं, तो यहां पर आपको देखना है बेटा
वैल्यू ऑफ असेट्स या कॉस्ट ऑफ असेट्स किस प्रकार से आप निकालेंगे, ठीक है, किस टाइप से आप इसको निकालेंगे, जरा इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए आइए, अब ये मेरी असेट्स है। अब मैंने क्या करा बेटा, इस असेट्स को जब मैं चलूंगा लेके वैल्यू ऑफ असेट्स पे, या बोला जाए कॉस्ट ऑफ असेट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बेटा आपकी जो मशीनरी की वैल्यू है, जो मशीनरी की कॉस्ट है, उस मशीनरी कॉस्ट लीजिएगा, ठीक है। प्लस में आप लोग क्या कीजिएगा बेटा, इसकी एडिशनल कॉस्ट को इसमें ऐड कर दीजिएगा, यानी कि सर कुछ मेरे पास क्या है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, ठीक है, यस सर। और सर मेरे पास फ्रेट है जो मैं अपने घर तक इस मशीन को लेके जाऊंगा। लेकिन बात बेटा यहाँ पे समझने वाली क्या है कि सर हमारे पास क्या है, कुछ जीएसटी पे आउट है, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो ध्यान रखिएगा बेटा, व्हेन depreciation charge on assets, ठीक है, it does not include CGST या SGST या IGST with the वैल्यू ऑफ असेट्स, या फिर मैं बोलूँ क्या, कॉस्ट ऑफ असेट्स। यानी बेटा सीजीएसटी, एसजीएसटी, किसी भी प्रकार के जीएसटी को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आती मेरी बात समझ? तो हमें अगर कॉस्ट ऑफ मशीन निकालनी है तो यहाँ पे हमें बेटा मशीनरी की कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, फ्रेट, यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हैं, एडिशनल कॉस्ट भी बोल सकते हैं, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है। डन है मेरी बात? जी सर। आगे चलते हैं बेटा, और देखिए हमारे पास वही कुछ टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन इस बार मेरे मन में क्या आया कि मैंने जो मशीनरी 1 लाख रुपए की खरीदी बेटा, मैंने जो ये मशीनरी 1 लाख रुपए की खरीदी है, इसकी कुछ डाउन पेमेंट करता हूँ। क्या करता हूँ? डाउन पेमेंट करता हूँ मैं यहाँ पे 20,000 रुपये, और इसके साथ साथ सर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसके साथ साथ मैं सर यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि कुछ इंस्टॉलमेंट बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ बेटा? इंस्टॉलमेंट बना लेता हूँ। और मैंने बेटा यहाँ पे 25,000 की 4 इंस्टॉलमेंट बना ली। क्या बना ली? 4 इंस्टॉलमेंट। और ये अमाउंट आ गया बेटा मेरा कितना, 1 लाख। यानी सर असेट्स कितने की थी? 1 लाख रुपए की। मुझे एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ रहा है सर? 1,20,000। तो यहाँ पे आपने क्या पे किया, वैल्यू के साथ साथ कुछ इंटरेस्ट पे किया। क्या पे किया? इंटरेस्ट पे किया। और लेट अस सपोज दैट कि ये जो असेट्स है ये 1 अप्रैल 2021 को खरीदी, और बेटा फिर मैं इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दूंगा कब? 2022 में मान लेते हैं। तीसरी इंस्टॉलमेंट दूंगा बेटा मैं इसकी कहाँ? 23 में, 24 में। इस तरीके से मैं पेमेंट करता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका करना क्या है कि जब बेटा हम लोग असेट्स की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना कि जिस दिन मैंने असेट्स परचेज करी है, डजंट मैटर उसकी पेमेंट कब होगी, ऐसा कोई नहीं रूल कि पेमेंट कभी भी होती रहे, लेकिन जिस दिन बेटा फर्स्ट टाइम असेट्स यूज हो गई उस दिन से ही उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो यहीं से डेप्रिसिएशन बेटा हम क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। तीसरी बात, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ असेट्स आएगी बेटा, जो कॉस्ट ऑफ असेट्स आएगी या वैल्यू ऑफ असेट्स आएगी ना, उसमें हम इस इंटरेस्ट को जो मैंने 20,000 पे एक्स्ट्रा पे किया है ना, 20,000 पे एक्स्ट्रा पे किया है जो, वो इसमें कभी भी इंक्लूड सर नहीं होगा। यानी कि सर यहाँ पे हम जब डेप्रिसिएशन असेट्स वैल्यू निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेंगे असेट्स की वैल्यू, तो सर मशीनरी की वैल्यू, मशीन की कॉस्ट, प्लस सर मेरे पास क्या है? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, प्लस में सर मेरे पास क्या आएगा? फ्रेट आएगा। क्या आएगा बेटा? फ्रेट आएगा। फ्रेट माने क्या हो गया बेटा? आपका भाड़ा, यानी कि आपका किराया।
तो यहाँ पे आपके पास असेट्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1,00,000 की मशीन जमा में 20,000 रुपए की सर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस प्लस 1,500 का आपका आ गया फ्रेट। तो ये अमाउंट निकल के बेटा कितना आ जाएगा आपका 1,21,500। और जो एक्स्ट्रा मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था उसको सर अब इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन की जब मैंने बात करी तो मैंने क्या बोला बेटा, ये ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी असेट्स पे क्या होता है, ये चार्ज होता है। और सब ये धीरे धीरे जब असेट्स पे चार्ज होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इट मीन्स हम बेटा जो डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं वो हर साल चार्ज कर रहे हैं। मैंने भाई 1 अप्रैल 2021 को असेट खरीदी, फिर मैं डेप्रिसिएशन कब लगाऊंगा, 31 मार्च 2022 को। फिर मैं डेप्रिसिएशन कब लगाऊंगा, 31 मार्च 2023 को। फिर मैं डेप्रिसिएशन कब लगाऊंगा, 24 में। यानी कि जब तक कि उसकी एस्टिमेटेड लाइफ होगी, जब तक कि उसकी क्या होगी बेटा, एस्टिमेटेड लाइफ होगी। तो बात को ध्यान से समझिएगा और समझ में आती है तो वेरी गुड। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे कोई मशीन खरीदी और इस मशीन की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं बेटा 5 लाख। और जो बेटा इसकी लाइफ है, जो इसकी लाइफ है वो 10 साल। कितनी है बेटा, 10 साल है। और मान लेते हैं 1 अप्रैल को खरीदी 21 में, तो यानी कि 31 मार्च, ठीक है, आने वाले 10 साल तक ये वैल्यू क्या चलेगी, 2000, ठीक है, 22 तक। अब यहाँ पे समझो बेटा कि जो ये असेट्स हैं जो मैंने 5 लाख रुपए की खरीदी, क्या सर इसकी कोई एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए? उस वैल्यू को बेटा मैं क्या बोलता हूं, स्क्रैप वैल्यू। क्या बोलता हूं, स्क्रैप वैल्यू। या फिर बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वैल्यू। सर ये रेसिडुअल वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू क्या है? तो बेटा स्क्रैप वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है कि आज मैंने ये असेट्स 5 लाख की खरीदी, ठीक है, आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद ये सर मेरी असेट्स 45,000 में सेल हो जाएगी। ठीक है, कितने में सेल हो जाएगी सर मेरी असेट्स, बताइएगा सर 45,000 में सेल हो जाएगी। अब सर ये असेट तो 45,000 में सेल होगी और वैल्यू कितनी थी बेटा इसकी, 5 लाख। तो देखो सर 5 लाख की तो सर मेरी असेट्स है और सर आप कह रहे हैं कि 10 साल बाद ये 45,000 में जाएगा। ओके, तो असेट्स की बेटा एक्चुअल वैल्यू जो 4,55,000 है ये क्या हो गई बेटा, राइट ऑफ हो गई। क्या हो गई, राइट ऑफ हो गई। कैसे, किसकी फॉर्म में सर, डेप्रिसिएशन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, डेप्रिसिएशन की फॉर्म में। और जो बेटा एक्चुअल में ये वैल्यू जो राइट ऑफ हुई है ना आपकी, कितनी, 4,55,000 रुपए, इसी को आपने डेप्रिसिएशन की फॉर्म में धीरे धीरे क्या किया है, डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज कर दिया है। ओके, इतनी बात मेरी समझ में आती होगी, आई थिंक सो क्लियर होगी कि भाई डेप्रिसिएशन होता क्या है, किस किस तरीके की, किस किस नामों से हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू को जानते हैं। डेप्रिसिएशन हमने किस तरीके से, हमें मशीन की कॉस्ट को निकालना है सर, उसके अंदर हमें किसी भी प्रकार के जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना है, किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना है। जिस दिन असेट्स खरीद के स्टार्ट कर ली जाएगी, यूज हो जाएगा उसका, उस दिन से ही सर इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज क्या होगा, हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डन है इतनी बात। तो इस तरीके से बेटा हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज करते हैं। अब मैंने बात करी थी क्या कि सर डेप्रिसिएशन के हमारे पास कितने मेथड होते हैं, बताइएगा। डेप्रिसिएशन के हमारे पास कितने मेथड हैं सर, 2 मेथड हैं। एक मेथड है सर स्ट्रेट लाइन मेथड और एक मेथड है बेटा मेरे पास क्या, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, एक मेथड क्या है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा क्या है बेटा मेरे पास, डेप्रिसिएशन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड इज वेरी कॉमन एंड इट्स सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन एंड द एक्सपेंस अमाउंट सेम एवरी ईयर। ठीक है, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। अब यूजफुल लाइफ का मतलब समझ में आ गया, जो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है मेरी, किसकी बेटा, असेट्स की। जो मेरी असेट्स की बेटा एस्टिमेटेड लाइफ है उसी को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा,
आपका डेप्रिसिएशन की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी। ठीक है, तो लाइफ हमारे लिए कितनी हो गई, हमने 10 साल मान ली। सर हम उस आने वाले 10 साल तक सेम डेप्रिसिएशन सेम वैल्यू यहाँ पर चार्ज करते रहेंगे। ओके, डन है इतनी बात जी सर। चलिएगा, दूसरा बेटा मेथड है मेरे पास रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज अ डेप्रिसिएशन टेक्निक that apply a constant rate of depreciation to net book value of assets each year, thereby recognize more depreciation expenses earlier life of the assets and less depreciation in the life of the assets. It is known as diminishing balance method, declining balance method, return down value method, और इसका नाम हो सकता है बेटा क्या, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब कहेंगे सर ये बात यहाँ पे हमारे समझ में नहीं आई, कुछ चीज क्लियर नहीं हुई। आओ मैं समझाता हूँ बेटा यहाँ पे क्या होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड को बेटा हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। या फिर सर इस ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। डन है जी, क्लियर है इतनी मेरी बात? यस सर, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब आइए जरा बेटा समझते हैं कि एक्चुअल में रिटन डाउन वैल्यू मेथड और आपका स्ट्रेट लाइन मेथड कहता क्या। ठीक है, एक तो बड़ा शॉर्टकट में लिखा मैंने एसएलएम और एक लिखा बेटा मैंने रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और यहाँ पे मेरी जो असेट्स है, इस असेट्स की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है, 1 लाख। कितनी है बेटा, 1 लाख रुपए। और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में भी बेटा जो मेरी कॉस्ट ऑफ असेट्स है, जो मेरी क्या है बेटा कॉस्ट ऑफ असेट्स है, वो भी सर कितनी है, 1 लाख। अब मैंने यहाँ पे बोला कि सर डेप्रिसिएशन का जो रेट है ना, जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो एट द रेट 10% पर एनम है, 10% पर एनम है। और यहाँ पर भी सर जो डेप्रिसिएशन का रेट है वो रेट क्या है सर, एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से ही चल रहा। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने क्या किया, जो असेट्स की वैल्यू थी, और मैंने ये वैल्यू मानी कब, 1 अप्रैल 2023 को या 1 अप्रैल 2022 को, ये असेट्स की वैल्यू बेटा 1 लाख रुपए। अब दिन बीतेंगे तो साल आएगा, और साल आएगा 31 मार्च 2023। अब इस 31 मार्च 2023 को आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इस असेट्स की वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10% के रेट से। किससे, 10% बेटा मैं अगर इसका निकालूं तो 1 लाख रुपए का 10%, 1010 कैंसिल, और ये अमाउंट निकल के आ गया बेटा 10,000। ठीक है, तो पहले साल के अंत में मैंने यहाँ पे कितना अमाउंट लगाया, 10,000। कितना लगाया बेटा, 10,000। वैल्यू बची बेटा मेरे पास कितनी, 90,000। कितनी बची, वैल्यू बची बेटा मेरे पास 90,000। फिर बेटा दोबारा से 31 मार्च 2024 आया, 31 मार्च 2024 आया, और मैंने अगेन 10,000 बेटा यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो ये वैल्यू बेटा निकल के कितनी आई सर, 80,000। ठीक है, यानी कि सर हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो सेम होगा। हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बेटा वो क्या होगा, सेम होगा सर। उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो डेप्रिसिएशन सेम है। लेकिन सर जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, ये क्या कहता है कि सर हमने 1 अप्रैल 2022 को जो 1 लाख रुपए की मैंने असेट्स खरीदी थी, उस असेट्स पे सर मैंने 31 मार्च 2023 यानी कि 2023 को डेप्रिसिएशन चार्ज किया, और वो डेप्रिसिएशन था बेटा 10,000। कितना था बेटा, 10,000। तो 1 लाख रुपए का सर मैंने निकाला यहाँ पे कितना, 10% डेप्रिसिएशन, और ये अमाउंट आ गया कितना बेटा, 10,000 रुपीज। वैल्यू बची 90,000। वैल्यू कितनी बची, 90,000। अब आपने क्या किया बेटा, अगेन
31 मार्च 2024 आएगा तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। और सर डेप्रिसिएशन जो अब लगेगा ना वो इस रिड्यूसिंग वैल्यू पे लगेगा। तो मैं सर यहाँ पे क्या करूँ, 90,000 का 10% निकाल लूँ। हाँ भाई निकालो ना। तो अमाउंट कितना आया 9,000। सर कितना अमाउंट आ गया 9,000 रुपये आ गया। तो 9,000 बेटा यहाँ से क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। वैल्यू निकल के बेटा आपकी आएगी 81,000। ठीक है। इसके बाद बेटा अगले साल मैं फिर चाहूँ तो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 31 मार्च 2025 को, 31 मार्च 2025 को। फिर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी 10%, 8100। और ये अमाउंट हो जाएगा बेटा कितना 72,900। क्या हो जाएगा बेटा 72,900। यानी कि हर रिड्यूसिंग वैल्यू पे ये डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो यही कहना था बेटा इस मेथड का, क्या कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन टेक्निक अप्लाई कांस्टेंट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू ऑफ ईच ईयर। यानी कि जो उसकी बुक वैल्यू बचेगी उसी पे ही डेप्रिसिएशन हर साल क्या होगा, चार्ज किया जाएगा। रिकॉग्नाइज मोर डेप्रिसिएशन इन द अर्ली ईयर्स लाइक द असेट्स ऑफ लेस डेप्रिसिएशन इन द लेटर ईयर्स। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब बेटा ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, कम चार्ज होगा, जो कि स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम तरीके से डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा था। ओके, तो इतनी बात बेटा मेरी आपको समझ आई होगी, आई थिंक सो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है, डेप्रिसिएशन किस तरीके से लगता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही समझेंगे। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मैसेज करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत।